तो भैया राम राम सबई को। कुमार विश्वास की कविताएं सुनते हैं आप लोग? कोई दीवाना कहता है कोई, मगर धरती की बेचैनी। भाई कुमार विश्वास साहब की इन पंक्तियों को यदि मैं यहाँ मौजूद युवा वर्ग की भाषा में कहूँ तो बाबा, मैटर जिसका होता है इंटेंसिटी तो वही समझता है कि नहीं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के सत्र में, जिसका नाम है एक जिंदगी 100 ख्वाहिशें। आखिर क्यों मैंने कुमार विश्वास साहब की इन लाइनों को चुना, आइए जानते हैं, इंटेंसिटी समझिएगा। मुंबई में जन्मी एक दास्तान जिसमें शामिल तमाम कठिनाइयाँ और असहनीय प्रताड़नाएं, किंतु दिनकर जी की माने तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तमाम सामाजिक बेड़ियों और बंधनों से मुकाबला करते हुए जब ये दास्तान निफ्ट पहुंची तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी ना रुकी। 7 इंटरनेशनल ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में भारत का परचम लहराने वाली नाज जोशी जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। थैंक यू मैम। वैसे तो आपका ऑरा ही काफी प्रभावशाली है, पर आज मेरी नजरें आपके ताज पर टिकी हैं, वहां भी आएंगे। मगर सत्र शुरू करने से पहले हमारे युवाओं के लिए, मेरे साथियों के लिए काफी आसानी हो जाएगी यदि LGBTQ+ पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। आखिर क्या कारण है कि लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सड़कों पर हैं, क्या विविधताएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी कहानी जो है ऐसी लड़कियों के लिए है जो कि सशक्त होना चाहती हैं, एम्पावर होना चाहती हैं, जिनको लगता है कि शायद मैं भी आकाश में उड़ सकती हूँ, पर पंख नहीं है मेरे पास। पंख उन्हीं के पास हैं और वो उस पंख को खाली फैलाना सीखना चाहेंगी। और ऐसे पुरुषों के लिए है जो नारियों को सशक्त दिखना चाहते हैं। हमारा देश हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है, बट नारियों ने भी बहुत जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? सबसे पहली बात, जब मैं घर से निकल रही थी आज, तो मैंने सोचा मैं क्यों जा रही हूँ इतनी दूर, क्या मिलेगा मुझे वहाँ जाके। पैर मेरा भी खराब है क्योंकि मैं भी एक्सीडेंट हो गया था मेरा, क्या मिलेगा मुझे। मैंने सोचा कि मुझे क्या मिलेगा वो मुझे सोचना नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ मुझे वो सोचना है। हो सकता है कि मेरी कहानी से शायद एक इंसान प्रेरित हो सके, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे 1000 की ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो मुझे समझ सके, हमारी समुदाय को समझ सके और वो सोच सके कि वो अपने अंदर की प्रतिभा को कैसे बाहर निकाल कर सारी की सारी परेशानियों से जूझ कर अपना एक मुकाम हासिल कर सकता है। मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैं जब छोटी सी थी, 7 साल की उम्र में, मेरे माता पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी कहानी जो है ढाबा पे शुरू हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट पे खत्म हुई है और अभी भी चल रही है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हमारे लिए उड़ान है, हम उड़ान भर सकते हैं और जो हमारा पूरा स्काई है, स्काई भी लिमिट नहीं होती है। आप उड़ना सीखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बात रही LGBT कम्युनिटी की, मैं बताना चाहूँगी LGBT कम्युनिटी जो है, अब आपने बोले हमने सब रंग ले लिए हैं। पुरुषों ने ब्लू लिया, महिलाओं ने पिंक लिया, हमने सारे रंग ले लिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सबको एम्ब्रेस करते हैं, सबको जो है वेलकम है, क्योंकि LGBT में तो बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, ऐसे लोग भी जो श्योर नहीं है, ऐसे लोग भी जो अलाइज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम हर रंग को एम्ब्रेस करते हैं। बहुत ही प्यारी बात आपने कही। और काफी लोगों को दरअसल सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर नहीं पता होता है, तो मैं बता देती हूँ। सेक्स वो होता है जो आप बायोलॉजिकली होते हैं, XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, राइट। और जेंडर वो होता है जो आपके अंतर्मन की आवाज होती है या जो आप होना चाहते हैं। तो क्या आप हैं और आप क्या होना चाहते हैं तक का एक सफर होता है। तो पहली बार आपको अपनी जेंडर आइडेंटिटी का एहसास कब हुआ और क्या आपको उस समय मालूम था कि भाई ऐसा भी एक मेटावर्स होता है, या फिर आपको समय लगा चीजों को समझने में? आपको कब महसूस हुआ कि आप लड़की हैं, पूछना चाहूंगी। या यहाँ जितने पुरुष हैं यहाँ पर, उनसे पूछना चाहूंगी आपको कब रियलाइज हुआ कि आप पुरुष हैं? सिंस द वेरी बिगिनिंग, बचपन से। सेम, हम लोग को भी सेम है। मतलब हम लोग क्या है, भगवान ने किसी को आंख नहीं दी, किसी को जबान नहीं दी, किसी को चलने लायक नहीं दिया, ऐसे हम लोग हैं। हमें शरीर तो दिया एक इंसान का, एक आदमी का, पर आत्मा दे दी एक औरत की। अब औरत क्या करे, अंदर जो है उसको कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही है। और वो जो चाह होती है अपने शरीर को पाने की,
वो चाह जो है वही ट्रांसजेंडरिज्म है। और कैसे मुश्किलातों से हम लोग गुजरते हैं, बिल्कुल सोसाइटी का कोई सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, लोग भी जो है गलत नजर से देखते हैं, हमेशा से सपोर्ट कुछ नहीं रहता। उसके बाद भी अगर आज मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, सिर्फ अपने लिए अचीव नहीं किया, मैंने हर एक इंसान के लिए अचीव किया जो सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। बिल्कुल, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में लोग जुगाड़ ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे मेरे साथी फर्रे ढूंढते हैं एग्जाम के टाइम पर। तो आपकी कहानी में मगर एक अपवाद है। आप जब विपदाओं से घिरी तो आप निफ्ट पहुंच गई। शिक्षा का क्या योगदान रहा आपका सितारा चमकाने में? पहले तो माफी मांगना चाहूंगी कि मेरी हिंदी इतनी सशक्त नहीं जितने आप बोलती हैं। मेरी हिंदी वैसी नॉर्मल इंडियन की जैसी है, ठीक है, तो मैं वैसी बोलूंगी। मैं जब छोटी थी, बस बहुत छोटी, लाइक 5-6 साल की, तो मेरी नानी बोलती थी कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है आपसे। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसे आपका समाज जो है नीचे नजर से देखता है, पर मैं क्या करती, मेरे पास तो माँ बाप का पैसा नहीं था, पैसा तो कमाना था, मेरे पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मेरे पास में कोई ऐसा घर नहीं था जो मुझे जॉब दे दे करने के लिए, तो क्या करती, वो सब किया। पर लेकिन ये चीज थी कि शिक्षा मुझे अपनी कंप्लीट करनी है। मैंने NIFT से कोर्स किया अपना, और आपको शायद ये बात इंटरनेट पे नहीं पता होगी, पर मैं एयर होस्टेस भी रह चुकी हूँ। 2001 में मैंने एयर सहारा के लिए काम किया है पूरे 2 साल तक, तो सब काम किया है, आगे के द्वार, पीछे के द्वार, बीच के द्वार, सब काम किया है। और उसके बाद मैंने डिजाइनिंग के बाद फ्लाइट में काम किया, उसके बाद मैंने एज अ मैनेजर काम किया, मैंने MBA कंप्लीट किया अपना IMT गाजियाबाद के साथ में, एंड शिक्षा चलती रही। और आई थिंक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हम हर रोज सीखते हैं, किसी न किसी सीखते हैं। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, आज मैं यहाँ पे आई हूँ, बुंदेलखंड आई हूँ, कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, अपनी जनता से कुछ सीख रही हूँ, जो लोग ऑडियंस है उनसे कुछ सीख रही हूँ। सब कुछ ये शिक्षा ही है हमारा। शिक्षा किताब में नहीं लिखा है, शिक्षा जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से शिक्षा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। निफ्ट एक बहुत ही चर्चित इंस्टीट्यूशन है भारत का। निफ्ट में माहौल कैसा है, मतलब जैसा हमारे आसपास हम आमतौर पर देखते हैं वैसे ही है, या वहाँ कुछ बेहतरी आपको महसूस? देखिए, मैंने पास आउट किया था 2001 में, हम आज बात कर रहे हैं आज से 22 साल पहले की। 22 साल, आप कई सारे बच्चों की तो आई थिंक एज 22 साल यहाँ पे नहीं होगी लगता है मुझे, तो 22 साल पहले ग्रेजुएशन करना एक एटमॉस्फेयर से, वो बहुत अलग है। हाँ, वो फैशन इंस्टीट्यूट है, मैं मानती हूँ, पर उस वक्त पे वहां भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। वहां भी होता था कि भाई लड़का है, लड़की है, और क्या, ट्रांसजेंडर वर्ड तो किसी को पता भी नहीं था वहां पर क्या होता है। उस समय तो खाली एक वर्ड पता था कि किन्नर, उससे किसी को कुछ नहीं पता क्या क्या नहीं है। तो मुश्किलातें वहां पे आई, लोगों ने ताने मारे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था कि भाई क्यों हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। बट फिर अंदर से एक आवाज आती थी कि भाई नहीं पढ़ो, हो सकता है कल को टॉप करोगे तो इन लोगों की जो कितनी भी बातचीत है वो बंद हो जाए। तो मेरी 1-2 बेटियां हैं इनफैक्ट, जो मैंने गोद ली हैं, वो इसलिए बिकॉज मैं महिला सशक्तिकरण में बहुत बिलीव करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बिलीव करती हूँ। एंड दोनों बेटियां जो हैं वो रेप विक्टिम्स की बेबीज हैं, जो कि डस्टबिन में पड़ी थी, उनको मैंने अपनाया। और एक दिन मैं अपना NGO भी खोलूंगी जहाँ पे वुमेन गर्ल को मैं अडॉप्ट कर सकूं सबको, और उनको शिक्षा दे सकूं, माहौल दे सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो। सो माहौल उस टाइम पे बहुत खराब था, अब थोड़ा बेहतर है, बट आज भी इंक्लूसिव माहौल नहीं है हमारे लिए। मतलब मैं बोलूं कि मैं आज यहाँ बोल रही हूँ, ऑडियंस में कितने लोग हैं, हार्डली कोई, और हार्डली में सिर्फ मुझे लगता नहीं कितने लोग जो हैं वो सच में सुनना चाहते हैं हमारी कहानी को, क्योंकि पुरुष प्रधान कंट्री के अंदर में, पुरुष प्रधान सोसाइटी के अंदर में जब औरत को ही मान नहीं मिला आज तक, तो हम ट्रांस वुमेन क्या चीज है? जी बिल्कुल, हम आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने अपनी चुनौतियों से ना सिर्फ आप लड़ी, आप बाहर आई, सशक्त रूप से बाहर आई, और आपने एक बीड़ा उठाया कि आप आगे चलकर कोशिश करेंगे कि और लोगों को उनकी समस्याओं से आप बाहर निकालें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए मैम के लिए। जैसे आपने भी बताया कि आपने 2 बच्चियों को अडॉप्ट किया है, तो मैं अब कॉलेज से थोड़ा रुख अपना स्कूल की ओर करूंगी। बचपन की जो छाप होती है वो अमिट मानी जाती है। ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, ना सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी से, मगर जनरली भी, सामान्य तौर पर भी,
तो वहाँ उन्हें बुलिंग, हरासमेंट का शिकार होते हैं। स्कूल के अलावा भी अगर हम देखें तो आजकल बच्चों पर इतना प्रेशर है परफेक्ट दिखने का, इंस्टाग्राम परफेक्ट, सेल्फी परफेक्ट, साथ साथ करियर का। तो पेरेंट्स काउंसलिंग या अभिभावकों की काउंसलिंग के बारे में हम बात बहुत कम करते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? और कहते हैं कि चैरिटी जो है घर से शुरू होनी चाहिए। पहले तो घर में आप आ जाइए, घर में जो है इतनी तुलना की जाती है एक अपने बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ में, इसका बच्चा फर्स्ट आया, तू क्यों नहीं आया, इसके 99% मार्क्स आए, तेरे 98.9% क्यों आए। ये सब चीज जो है हम सब ने देखी अपने घर में कहीं ना कहीं। या फिर उसकी लड़की देख कितनी गोरी है, तू इतनी काली क्यों है। तो ये भेदभाव जो है घर से ही आता है। किसी लड़के को चश्मा लग जाता है, लोग उसको नाम देते हैं, कुछ भी, मैं तो नाम वो बोलना नहीं चाहूंगी क्या नाम होता है, आप सबको पता ही है कि क्या नाम बोल देते हैं। कोई मोटा होता है उसको मोटा बोलते हैं, कोई पतला होता है उसको पतला बोलते हैं। क्यों? इंसान इंसान है। एक इंसान को इंसान के रूप में देखिए, उसकी कला से पहचानिए, उसकी एजुकेशन पहचानिए। ये मत कहिए कि ये मोटा जा रहा है, ये पतला जा रहा है, चश्मिश जा रहा है, ये लड़की जैसा जा रहा है। क्यों? हमें ये बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी बोल रखा है घर में भी, तू काली है, तू गोरा है, तू मोटा है, मेरा बच्चा गोरा कितना अच्छा बच्चा है। ये प्रेशर जो है हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी से बना के रखा हुआ है कि गोरा होना ही सुंदर है, या फिर टॉल हैंडसम, बिल्कुल अच्छी बॉडी वाला लड़का ही हैंडसम कहलाएगा, राजा बेटा कहलाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। इससे मुझे एक बात याद आती है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि बचपन में जो प्राइमरी लेवल पर जो हमारी किताबें होती थी, पुस्तकें होती थी, उसमें हम देखते थे कि एक होता था ब्यूटीफुल की फोटो लगाते थे, एक अगली की फोटो लगाते थे। तो सब ब्यूटीफुल को गोरा बनाते थे, अगली को काला दिखाया जाता था। क्लास में जब फेरी का रोल होता था तो सबसे गोरे बच्चे को उठाया जाता था फेरी के रोल के लिए। तो इस तरीके से हमने उसको धारणाएं बना रखी हैं। क्योंकि आप ब्यूटी वर्ल्ड से आती हैं, यू हैव बीन अ पैजेंट, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ भी एक स्टीरियोटिपिकल सेट है गाइडलाइंस, या आप कह सकते हैं मानक, कि यही सुंदर है, ऐसा ही आपको दिखना है, यही परफेक्ट है? देखिए, मैं एक ऐसे संसार से आती हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री से ऐसे आती हूँ जो कि बहुत ही घटिया इंडस्ट्री है। मैं मुंह पे बोलती हूँ, बहुत ही घटिया इंडस्ट्री है, जहाँ पे ब्यूटी का मापदंड है गोरा दिखना। फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ, जॉब मिल जाएगी, उससे आपको जो है शादी हो जाएगी, उससे आप जो है अगर ऑटो वाले की बेटी है तो आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी। ये सब फेयर एंड लवली से होता है। हम लोग इस जो इंडस्ट्री में रह रहे हैं, आखिर हमारी जो धारणाएं बनी हुई है कि जो पतली लड़की है उसको हीरोइन का रोल दो, मोटी लड़की है उसको बहन का रोल दे दो, राइट? ये तो हमारा जो है देखना ही हमें लगता है कि भाई क्यों हम लोग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जब देखते होंगे, मिस वर्ल्ड देखते होंगे, मिस यूनिवर्स देखते होंगे, हरनाज को संधू को सब लोग जानते हैं। यहाँ पर जब हरनाज ने वेट पुट ऑन किया मिस यूनिवर्स बनने के बाद में, तो बहुत लोगों ने बोला ये तो इतनी मोटी है, मिस यूनिवर्स कैसे बन गई। आपको स्टीरियोटाइप किसी को नहीं करना है, ठीक है? आपकी जो कला है, आज मैं बहुत फख्र से बोलती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत लोगों को अपना रही है, चाहे वो देखने में सुंदर ना हो, देखने में कैसे भी हो। आज कला का जो है वो वहां पे प्रचार हो रहा है, बट फिर भी कितना परसेंट वहां पे कला का प्रचार हो रहा है, कितना परसेंट जो है चेहरे का प्रचार हो रहा है, हम सब जानते हैं। क्योंकि मेन लीड एक्ट्रेसेस में आज भी अगर हम बात करें तो कृति सनोन को लेंगे, या फिर उसको अनन्या पांडे को लेंगे, बट कभी हमने सुना है कि अंजलि जो कि हमारी मूवी में थी रॉकिन रानी में, उसको मेन लीड एक्ट्रेस दिया जाए? नहीं देते हैं, बहुत कम होता देते हैं। या कॉन्कना सेन शर्मा को ऐसे गाने दे दिए जाए जहाँ पे वो चांदनी फिल्म डांस कर रही है, तेरे मेरे होठों पे, नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, एलजीबीटी की बात कर रहे हैं, आज जो बेस्ट रोल होते हैं वो रोल भी लड़कियां लड़के करते हैं। चंडीगढ़ करे आशिकी, उसमें भी रोल जो है ट्रांसजेंडर का रोल एक लड़की ने किया है। और हम बात करें रजिया की, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ वाले में थी, वो भी लड़के ने रोल किया है। तो हम लोग क्या रोल नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग एक्ट नहीं कर सकते हैं? तो ये बात जो है बहुत ज्यादा स्टीरियोटिपिकल किया गया है ब्यूटी वर्ल्ड को। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया रोल को लेकर, आजकल एक नया ट्रेंड चला है। अगर आप देखें कि जो लीडिंग कॉमेडी शोज होते हैं कॉमेडी चैनल्स पर, वहाँ आप देखेंगे कि एक पुरुष को महिला के वेश में दिखाकर उसके इर्द गिर्द कॉमेडी का ताना बाना बुना जाता है। उस पर आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रदर्शन किया जाता है, पहली बात तो गलत है, क्योंकि उसमें क्या दिखा रहे हैं कि एक नारी जो है वो डेस्परेट है,
आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, ठीक है जी, आप सबने देखा होगा, उसमें कैरेक्टर आता है जो बनती है मसाज पार्लर वाली, राइट। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक अगर लड़की जिसका अपना ब्यूटी पार्लर है वो खाली मसाज ही कर सकती है, कुछ और नहीं कर सकती है, या गुत्थी का रोल जिसको दिखाया गया है बहुत डेस्परेट फॉर मेन, हाँ जी मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या कर रहे हैं लड़कियां, हम लोग कितना आगे बढ़ चुकी हैं, हम लोग उस देश में हैं जहां कल्पना चावला रह चुकी हैं, जहां इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, हम सब इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें अपना काम करना है, हम चाहते हैं कि हम जो है आगे बढ़े लाइफ के अंदर में, हमें ये जो है पुरुष में या किसी चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है इस समय हम चाहते हैं कि हम अपना कैरियर बढ़ाएं, अपने कैरियर में आगे बढ़ें और हमारे माता पिता को ये दुख ना हो कि हमने बेटी पैदा की है। क्या बात है। इसी के साथ हमारे बीच आ चुके हैं सईद सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए सर का। क्षमा चाहते हैं सर, आपको थोड़ा इंतजार करवाएंगे। हमारे बीच में यहाँ पर अभी एपीएस की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, वहां से मैं एक सवाल लेकर आना चाहती हूँ कि आजकल फिलहाल मौजूदा दौर में स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसा मैम जानती होंगी, सेक्स एजुकेशन पर आते हैं। सेक्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, आप कितना उसका रोल जो है वो क्रूशियल मानती हैं? सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मेरे को याद है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, हमारे पास एक साइंस में चैप्टर था रिप्रोडक्शन का, हमारे क्लास में बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे और मैं भी थी। अब क्या हुआ कि बॉयज़ को तो बॉय टीचर पर पढ़ा रहा है, गर्ल्स को गर्ल टीचर पर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो पहले तो वहीं पे गलती है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। अब बच्ची मुझे कभी तो आधा तो मुझे मैन टीचर पढ़ाए, आधा पढ़ाए फीमेल टीचर, मुझे समझ में कुछ आए ना कि क्या है क्या नहीं है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ मोलेस्टेशन मेरे साथ में, जो भी समझ में नहीं आया कि क्या था। मैं अगर उस चैप्टर को अच्छा समझ लेती तो काफ़ी सारी मुसीबतों से बच जाती अपनी लाइफ के अंदर में। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना। 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को गुड टच एंड बैड टच सिखाना चाहिए। Absolutely. पता होना चाहिए बच्चों को कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, क्योंकि आप नहीं जानते इस बात को कि 99% ऑफ मोलेस्टेशन जो बच्चों के साथ होती है वो हमारे अपने लोग करते हैं, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, घर का नौकर हो, घर का कोई भी हो, हमारे घर के अंदर ही होता है मोलेस्टेशन बच्चों का। बिल्कुल, एनसीआरबी का डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। सामाजिक तौर पर ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अभी हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं या इतने अकोमोडेटिव नहीं हो पाए हैं। मानवाधिकार और मौलिक अधिकार कितने सुरक्षित हैं और रोजगार कितना बड़ा सवाल? अधिकारों की बात की जाए तो हमारे देश में हमेशा हमें अधिकार छीनने पड़े हैं, कभी मिलने से कभी मिले नहीं हैं। आज भी अगर आप जाएंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए तो आपको बहुत सारी फाइलों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी जो है मनी से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम से गुजरना पड़ेगा। तो अधिकार तो हमें छीनने से ही मिलते हैं। और जहाँ तक मौलिक अधिकार की बात रही, हमारे देश का कानून जो है बहुत कमज़ोर है। मैं बोलूँगी आप यूएई में चले जाइए, मैं वहाँ गई हूँ यूएई में जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को अलाउड नहीं, बट मैं गई हूँ वहाँ पर एक लड़की को आंख उठा के देखने की सज़ा, यहाँ पे बहुत लोगों को पता है क्या होती है। वहाँ पर गोल्ड सोक जो है वहाँ पे ऐसा सोना पड़ा हुआ है पूरा, कोई हाथ भी नहीं लगाता है। हमारे देश में सोना पड़े तो कितनी लूट मच जाए, दिन दिहाड़े मार काट हो जाए। सो आई थिंक हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं ओनली ऑन पेपर्स, उनको एग्जीक्यूट जो किया नहीं जा रहा है वो जो है बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुख की बात है वो। तो 2018 में जब तत्कालीन आईपीसी से सेक्शन 377 377 हटाया गया था, तब जाकर एक लहर सी हुई थी कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। रील्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर काफ़ी चर्चाएं हुई। मौजूदा दौर में कानूनी लड़ाई हमारी कहाँ तक पहुँच पाई है एज अ कम्युनिटी LGBTQ+? 377 के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि 377 एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगाया था, इन 18th century समथिंग, 1857 1889 में कहीं लगाया था लोगों ने। उसको हमारे देश में परिवर्तन होने के लिए 150 साल लगे, जबकि ब्रिटिशर्स ने अपने देश के अंदर में इसको बहुत पहले अबॉलिश कर दिया था। इन इंग्लैंड इट इज ओके टू बी गे देयर, एंड 377 इज नॉट, ये सब इसके बारे में बात नहीं करता है। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो जान सकते हैं 377 के बारे में। बट ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स ऐसे कानून लेकर आए हमारे देश के अंदर में जो कि हमें अलग कर दे। अगर बात करें आप हमारी स्टेटस की, उनसे पहले ब्रिटिशर्स आने से पहले जब हम लोग मुगल एम्पायर में थे, हम लोग को हरम में रखा जाता था रानियों की रक्षा करने के लिए।
उससे पहले की बात करें तो महाभारत जो है वो नहीं जीती जा सकती थी शिखंडी के बिना। अगर शिखंडी नहीं होती तो शायद महाभारत भी नहीं जीती जा सकती थी। उससे पहले की बात करें रामायण की, रामायण में भी हमारा जिक्र है। हम लोगों ने 14 वर्ष श्री राम का वेट किया है जब तक वो आ नहीं गए वापस, और उन्होंने आते ही हमें कुछ बोला कि भाई आप क्यों नहीं गए अपने घर को। उन्होंने बोला कि प्रभु आपने कहा था नर और नारी, पशु और पक्षी अपने घर को लौट जाएं, पर हम तो ना नर हैं ना नारी हैं, इसलिए हम 14 वर्ष यहीं रहे। क्या बात। और उससे खुश होकर श्री राम ने जो है उनको वरदान दिया कि आज से आप हर एक की खुशी में आप की उनकी खुशी जो है वो पूरी नहीं है आपके बिना। अभी आपने एक जिक्र किया कि पितृ सत्तात्मक समाज है हमारे यहाँ। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली फर्स्ट ग्रेड जेंडर जो है वो पुरुष को माना जाता है, पुरुष खुद भी यही मानते हैं काफी हद तक। फिर आता है महिलाओं का दर्जा, महिलाओं का दर्जा शायद उससे भी कहीं नीचे है। ऐसे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि हम अभी किस हाशिए पर खड़े हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप एक ऐसी बात कर रही हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी माता पिता होगा, ये माता पिता बनने वाला होगा या कितने से बच्चे हैं जो कल को माता पिता बनेंगे, ये दुआ करेंगे हे भगवान हमें बेटा हो, हे भगवान हमें बेटी हो। कोई तो नहीं बोलेगा कि हे भगवान हमें किन्नर पैदा हो। जो हमें मांगता ही नहीं है भगवान से और तब भी हम लोग हैं, उस देश में सोचिए हम लोग कहाँ हैं और कहाँ खड़े हुए। बिल्कुल सही बात है, हम वो सोचने चीज योग्य है जो बात है। बिन मांगे मिल जाती है लोगों को, और जब मिल जाती है तो वो एक कहते हैं ना खाने में आई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, जहाँ अपने अपने माता पिता भी उसमें शामिल हैं। काफी दुर्भाग्य की बात है कि हम एक और डेवलपमेंट की बात करते हैं और एक और हम सामाजिक तौर पर अभी इतने सशक्त भी नहीं हो पाए कि हम डाइवर्सिटी को स्वीकार पाएं। आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। देखिए मैं एक बात सबको बोलना चाहूंगी, आप क्यों सरकार पे डिपेंड करते हैं कि वो कुछ बदलाव लाएंगे तो हम बदलाव करेंगे अपनी जिंदगी में? क्यों? मैं तो अगर मैं अपनी एज बताऊं आप लोगों को, शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। मैं 48 ईयर्स की हूँ इस टाइम पर, है ना? थोड़ा शॉकिंग है ना? लगती नहीं हो ना बिल्कुल भी। मैं जब मैंने बताया कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसको मेरे माता पिता ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, समाज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे खुद के भाई बहनों ने मुझसे बात नहीं करी, उसके बावजूद मैं NIFT गई, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, मैं एयर होस्टेस बनी, मैंने MBA कंप्लीट किया, मैंने 7 बार इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में खिताब हासिल किया है। आप लोगों को एक चीज जान के हैरानी होने वाली है कि मैंने आज तक कभी भी ट्रांसजेंडर्स के साथ में कंपटीशन किया ही नहीं है। अब आप सोचेंगे किसके साथ कंप्लीट किया, बॉयज के साथ या किसके साथ? मैं दुनिया की इकलौती ट्रांसजेंडर हूं जिसने महिलाओं को 7 बार अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट के पीछे हराया है उन लोगों को, 7 बार लगातार। और हद तब हो गई जब मुझे ब्यूटी पेजेंट वालों ने लेना बंद कर दिया। मतलब तुम आओगे तो कोई नहीं आने वाला, तुम घर बैठ जाओ, बहुत क्राउन्स हैं, अब तुम घर बैठो। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जो है कल को CEO बन जाऊं अंबानी ग्रुप का, बन सकते हैं, क्यों नहीं? सब कुछ हो सकता है। देखिए दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है, सोचिए आपके पास क्या है। मुझे लोगों ने बोला कि आप बहुत औरताना दिखती हैं, छी छी छी, आप आदमी होकर कैसे चलती हैं, कैसे करती हैं, बहुत मजाक उड़ाया। मैंने क्या किया, मैंने उसी चीज को अपनी ताकत बनाई। हाँ मैं लगती हूँ औरत जैसी, मैं औरत हूँ अंदर से, मैं बाहर से औरत बनी। मैं ऐसे इंडस्ट्री में आई जहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का जो है डोमिनेंट है, मेल भी बहुत कम है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, बता दूं मैं आपको। तो फीमेल डोमिनेंट इंडस्ट्री के अंदर में एक ट्रांस का आना 2012 के अंदर में और तहलका मैगजीन की कवर मॉडल बनना आसान नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं आसान था। और उसके लिए किया क्या मैंने, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप बोलेंगे तो अपनी तारीफ करी जा रही है, कुछ हमें बता नहीं रही, हम कैसे करेंगे? तो इसका जो है सिंपल फॉर्मूला है बॉयज एंड गर्ल्स कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। भले से आपके माता पिता बोले देख उस लड़की को, उसकी शादी हो गई, देख उस लड़के को वो कितना अच्छा कमा रहा है, उसका पे स्केल देख 2.5 लाख है, तेरा पे स्केल क्या है? नहीं, आप जो हो वो यूनिक हो, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। अपना कान जो है बंद कर लीजिए बिल्कुल ही, और जब कान बंद कर लेंगे आपके हाथ पांव दिमाग
एक्शन करेगा, और जब वो एक्शन करेगा आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। पीछे वाले भज्जा होने का सबका जो रील ही से सीखोगा, नेक भी सुन लो। कोई बात नहीं। आपने बार बार मैम जिक्र किया कि आपको बहिष्कृत किया गया, आपके परिवार ने आपका साथ छोड़ा, लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार थी आपकी एक बहन, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और कैसे उन्होंने आपका सहयोग किया? मैं बताती हूँ, मेरी अब कजन सिस्टर थी, मतलब भगवान की आत्मा शांति दे, वो मिस यूनिवर्स मॉरिशस 1994 थी। उनका नाम था विवेका बाबा जी। इंडिया में जब वो आई तो उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में आके तहलका मचा दिया। वो सेकंड जो है फेस बनी कामसूत्र कॉन्डम्स की, और उन्होंने ना जाने कितने शोज और कितने म्यूजिक वीडियोस करे। और जब उनकी लेटेस्ट स्टेज आई, जब वो डिप्रेशन में रहने लगी, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने एक सपना, अपना सपना मेरे अंदर जागृत किया। उन्हें लगा कि शायद कि वो डिप्रेशन में चली गई है, वो मॉडलिंग नहीं कर पा रही हैं और वो जो है अब रैंप पे नहीं आ पा रही हैं। उन्होंने वो सपना मुझे दिया और बोला कि नाज, मैं जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अब मेरा सपना जो है तुम पूरा करो। तब यही नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरणा स्रोत नहीं बनी, खाली मेरी जो है इंस्पिरेशन नहीं बनी, उन्होंने मेरी निफ्ट का खर्चा भी पूरा खुद उठाया। निफ्ट जब मैं गई थी उन्होंने खुद खर्चा उठाया, मेरा एयर होस्टेस ट्रेनिंग का खर्चा उन्होंने उठाया, मेरे MBA का खर्चा उन्होंने उठाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। शायद उन्हीं का योगदान है कि आज आप हमारे साथ यहाँ। और एक बात शेयर करना चाहूंगी उनकी, मैं उनको बोलती थी दीदी मैं आपको किस तरह से थैंक यू बोलूं। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि नाज, कल को कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसा इंसान आ जाए और वो तुमसे गाइडेंस मांगे, तो सोचना अगर तुमने उसको गाइडेंस दे दी, इसका मतलब है कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। नाज जी, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना रखी है हमारे समाज ने। LGBTQ+ ट्रांसजेंडर्स को अक्सर क्राइम से जोड़कर देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि हम सोसाइटी के तौर पर, सामाजिक तौर पर कैसे इन चीज़ों को बेहतर करें और हम क्या कर सकते हैं पहले तो accommodative मैं बनाने एक के लिए? सवाल पूछूंगी आपसे कि आपने पहली बार ट्रांसजेंडर शब्द कब सुना था? हमने तो जब पॉलिटी पढ़ी थी तब सुना था। कब सुना था? पॉलिटी पढ़ते समय क्लासेस 6, कौन सा 7, ईयर था? 8। ईयर काफी समय हो गया, अराउंड 2007। 2007 में। ठीक है। आपने आदमी शब्द कब सुना था? Pardon? आदमी शब्द मैन कब सुना था? मैन एंड वुमन UKG, LKG, वो right? कौन सा ईयर था? 2001, 2। कितना गैप हुआ? काफी। तो वही बात है, अगर मैम बोल रही हैं कि मैंने ट्रांसजेंडर शब्द इतना लेट सुना है, तो समाज ने भी ट्रांसजेंडर शब्द अभी सुना है। उनको अभी लगा है कि हाँ ट्रांसजेंडर लोग भी होते हैं, और अगर अभी सुना है और अभी आपने देख भी लिया, मैं एक औरत हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, जस्ट थैंक हिम, भगवान को शुक्र करो और आगे बढ़ो। मत रो यार, मत रो, अपने उस पे हालातों में मत रो। कल सवेरा है, सवेरा आएगा, और सवेरा जो है आपकी बेहतरी के लिए आएगा। आप में से मैं सही बता रही हूँ आपको, आज अगर आप ठान लो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप कम से कम उप प्रधानमंत्री तो बन ही जाओगे। बिल्कुल। नाज जी, मैं आपका ध्यान दोबारा उसी सवाल की तरफ केंद्रित करना चाहूंगी कि आपकी समाज से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? समाज से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पहले तो मैं बात बताती हूँ आपको कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ आज। जब मेरे पास फोन आया था ज्योति जी का, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल से बोल रही हूँ। जब बुंदेलखंड का नाम आया तो हम सबसे पहले बुंदेलखंड को जोड़ते हैं रानी झांसी से। तालियां। मैंने बोला कि नॉर्मली मैं आपको बहुत खुल के एक बात बोलने वाली हूँ, ठीक है। नॉर्मली जब मैं जाती हूँ किसी भी फंक्शन में, आई ऑलवेज चार्ज, ओके। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती हूँ, समाज सेवा नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ समाज सेवा, लेकिन वो अलग समाज सेवा करती हूँ। फिर मैंने कहा बुंदेलखंड जाना है, रानी झांसी के उसमें जाना है। मैंने बोला इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। मैं आई, पहला काम जो है मैंने कदम उसका छुआ। मैं कहा मैं उस धरती पे जा रही हूँ जहाँ पे औरतें जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और कितना अच्छी बात है कि हम लोग आज उस देश में हैं जहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, वो एक महिला है। तो आई फील सो प्राउड कि मुझे यहाँ आना है, मुझे इस धरती को छूना है, मुझे आप लोगों से मिलना है, मुझे उन लड़कियों से मिलना है जो इस माटी की बनी हुई हैं। आई वॉन्ट मीट देम। मुझे उन पुरुषों से मिलना है जिसने उस औरत को जो है महारानी झांसी को सपोर्ट किया था उसकी फाइट में, उनके राज तिलक में। मैं उनको मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ।
और रहा सवाल आपका, क्या था? समाज से आपकी क्या समाज expectations से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे आज हम हंसी खुशी मिले हैं, वैसे ही हमेशा हम लोग मिलते रहें। और कभी हम लोग जो है आप कहीं मुझे, आप मेरी जैसी किसी लड़की को लाल बत्ती में देखें भीख मांगते हुए, तो उस पर दया ना करें, उसको बोलें कि बहन हमारे घर आओ, हम आपको काम देंगे। क्या बात है, बहुत ही गौरव की बात है बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, जो बात आपने कही कि आप आई यहाँ और आपने हमें अनुग्रहित किया। समय की बाध्यता भी है, हमारे साथ सर भी हैं। सवाल अगर ऑडियंस में से कोई पूछना चाहता है मैम से तो अभी पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? अरे जाने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी स्टोरी जो है ना इंटरनेट पे बहुत सारी लिखी हुई है, बहुत बार। कम से कम 200-300 आर्टिकल्स मिल जाएंगे मेरे बारे में, विकिपीडिया मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे मेरे खुद के। बट जो नहीं मिलेगा ना वो आज मैं आपको बता के जा रही हूँ अपने बारे में। मेरे बारे में आपको ये नहीं मिलेगा कि एक ट्रांसजेंडर महिला भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के अपने देश का नाम रोशन करती हैं। आज ट्रांसजेंडर महिला जो है यूएन तक जा चुकी है, यूनाइटेड नेशन तक जा चुकी हैं। आज की ट्रांसजेंडर महिला जो है डॉक्टर्स बन चुकी हैं, इंजीनियर्स बन चुकी हैं, वकील बन चुकी हैं, मेयर बन चुकी हैं। तो हमें जो है दया की भावना से देखना बंद करिए। दया मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे समाज को दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो है अपने साथ का दर्जा दीजिए। सोचिए कि एक आदमी है, एक औरत है और हम भी हैं। और प्लीज कभी भी हमें दया देके वो 1 रुपया 2 रुपया नहीं दीजिए, हमें चाहिए भी नहीं। हम चाहते हैं तो सब आपका साथ, आपका प्यार और आपका अच्छा व्यवहार, बस। जितने भी लोग इस विषय की गंभीरता को समझते हैं वो समझेंगे कि आज का सेशन, आज का सत्र कितना जानकारीपूर्ण रहा, कितना एनलाइटनिंग रहा। आपके जज्बे को मैं सलाम करूंगी दुष्यंत कुमार जी की कुछ लाइंस के साथ और इस सत्र को यहीं मैं विराम दूंगी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।